पता है इंडियन मैरिजेस के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगल प्यार, कंपैटिबिलिटी या मनी नहीं होता है। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करेंगे और उनके बीच में जो समस्या आएंगी उनको कैसे बैलेंस ऑफ करेंगे। बहुत सारे लोग इस पूरी प्रोसेस में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, यानी हस्बैंड हो या वाइफ, वो दोनों पिसते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपकी शादी होने वाली है या हो चुकी है या आप शादी का प्लान कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने पार्टनर और अपने पेरेंट्स के बीच में बैलेंस कैसे स्ट्राइक करो। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेकर आती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें ये बेनिफिट कर सकता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ये जो पेरेंट्स और स्पाउस के बीच में लड़ाई होती क्यों है। अनलाइक द वेस्टर्न कल्चर, हमारे यहाँ पे इंडिया में इट्स द मैरिज इज नॉट अबाउट टू पीपल, मैरिज इज अबाउट टू फैमिलीज। और फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ मैरिज में बहुत ज़्यादा होता है। मैरिज के बाद भी जिंदगी के जितने भी पड़ाव आते हैं उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमारे कल्चर में पेरेंट्स और फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो एक फैक्टर क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। और क्योंकि हमारे पार्टनर और हमारे पेरेंट, इनकी थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने के जो कुछ मेजर कारण हैं वो हैं, सबसे पहला है कल्चरल कंडीशनिंग। नाउ कल्चरल कंडीशनिंग मतलब क्या है कि हमारे कल्चर में हमको हमेशा सिखाया गया है पेरेंट्स आपके सर्वोपरि हैं, सबसे टॉप पे आपके पेरेंट्स आते हैं। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स को हर्ट करा तो बहुत गलत बात है, या पेरेंट्स आपकी टॉप प्रायोरिटी, चाहे वो सही हो या गलत हो या कुछ भी हो, तो हम इस कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से भी फेयर डिसीजन नहीं ले पाते, इम्पार्शियल डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी चीज है गिल्ट। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे पार्टनर को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हम हमारे पेरेंट्स के साथ गलत कर। इस तरह की एक गिल्ट हमारे अंदर बहुत सारी बार आती है जो इन झगड़ों का कारण बनती है। दूसरा, सोसाइटी का प्रेशर। सोसाइटी सबसे पहले बोलना चालू कर देती है, बेटी ने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, बेटे ने पेरेंट्स के साथ ऐसा किया, और ये बहुत सारे किस्से हम सुनते आ रहे हैं। तो सोसाइटी की नजरों में फिट बैठने के चक्कर में हम हमारे घर के परिप्रेक्ष्य में क्या सिनेरियो है देख ही नहीं पाते। अगर सोसाइटी हमें कंटिन्यूसली कह रही है कि आप पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हो, पेरेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हो, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरा स्पाउस मेरे पेरेंट्स के लिए क्या कर रहा है और मेरे पेरेंट्स मेरे स्पाउस के लिए क्या कर रहे हैं। आप उन चीजों को न समझते हुए एक तो सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है आप उसमें फंस जाते हो। अगली चीज है एक्सपेक्टेशंस मिसमैच। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल वैसे की वैसे उनके साथ बिहेव करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, केयर करोगे जैसे आप शादी के पहले करते थे। दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक बच्चा स्कूल जाता है तो शायद अपने पेरेंट्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। वो कॉलेज जाता है या कुछ और नौकरी करने जाता है तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया तू कॉलेज में जितना फ्री रहता था या टाइम स्पेंड करता उतना ही अब मेरे साथ कर। तो जिम्मेदारियां बदल जाती हैं और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को उस नई जिंदगी के लिए वो छोड़ना चाहिए फ्रीडम, जो कि वो कई बार नहीं देते हैं, और उसके वजह से एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड जो है वो खराब होना चालू हो जाता है। चलिए, अब कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज देखते हैं जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हुई, जिनको मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। सो देयर वाज दिस कपल आरव एंड प्रिया हु केम टू मी जस्ट 3 और 4 months आफ्टर मैरिज। और प्रिया का सबसे बड़ा ये कहना था कि आरव अपनी मम्मी को प्रायोरिटाइज करता है और जिंदगी के सारे डिसीजंस अपनी मम्मा से पूछ के लेता है। अब आरव का ऐसा अपब्रिंगिंग था जहाँ पे उसकी मम्मी का इंपॉर्टेंस इसी तरीके का था, बट आरव ने ये नहीं समझा कि जब मेरी जिंदगी में एक नया इंसान आता है तो आई कांट बी द सेम, बिकॉज उस इंसान का भी मेरे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। पर जब कुछ सेशंस के बाद आरव को ये चीज समझ में आई कि अपनी वाइफ से को भी डिसीजन में इन्वॉल्व करना अपनी मम्मी को निग्लेक्ट करना नहीं होता है, दैट्स ऑल्सो नाउ अ एड ऑन पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब उसने अपनी मम्मी को ये क्लियरली कम्युनिकेट करा कि अब प्रिया भी मेरी वाइफ है और मैं प्रिया के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, प्रिया फेल्ट रिस्पेक्टेड। और इवेंचुअली उसकी मम्मी ने भी इस चीज को समझा। और ये जो प्रिया रिलेशनशिप और मैरिज के डे 1 से बहुत ही निग्लेक्टेड फील कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो गई। एंड आरव ऑल्सो रियलाइज कि मम्मी इतना बुरा नहीं मान रही है जितना मैंने इमेजिन कर लिया। दूसरा केस हम नेहा और रोहन का समझते हैं। नेहा और रोहन मेट्रो सिटीज से हैं, मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं। नेहा और रोहन दोनों वर्किंग थे। अब जैसे ही नेहा शादी के बाद घर आई तो रोहन की फैमिली ने एक्सपेक्ट किया कि वो सारा घर का काम जो रोहन की मम्मा करती थी वो अब
नेहा करेगी। बट देन नेहा वॉज नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज नेहा का तो अपना एक वर्क का टाइम टेबल था। और ये चीज़ जब उनकी नेहा और उनके जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत फ्रस्ट्रेटेड नेहा होने लगी, और जब वो मेरे पास आए तो ये समझ में आया कि एक्चुअल प्रॉब्लम उन दोनों के बीच में नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम नेहा का फ्रस्ट्रेशन है जो ओवर वर्क की वजह से हो रहा है, जो कभी भी वो हिम्मत जुटा के कम्युनिकेट नहीं कर पाई, और रोहन को भी समझ में नहीं। जब ये चीजें क्लियर हुई तब रोहन ने बैठ के घर में समझा कि नेहा मेरे पेरेंट्स को ये कभी भी बोल नहीं पा रही है कि ये चीज मुझे नहीं करनी है, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड इन बिटवीन। तो चीजें क्लियर हुई और सॉर्ट आउट होने लग गई। तीसरी केस स्टडी है अक्षता और राज की, जिसमें अक्षता वाज अ सिंगल चाइल्ड। तो आफ्टर मैरिज उसने ये सोच के रखा था कि मैं मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखूंगी, उन्हें टाइम दूंगी, दैट्स ऑब्वियस। बट दिस वाज नॉट वेरी वेल कम्युनिकेटेड विथ राज एंड राज फैमिली। तो जब भी कोई वीकेंड आता तो अक्षता वुड इंसिस्ट कि मेरे पेरेंट्स के यहाँ चलते हैं, या कोई भी उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव या कुछ मिलता तो वो अपने पेरेंट्स को भेज देती। और ये चीज़ राज के फैमिली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो राज के पेरेंट्स ने राज से ये कंप्लेन करना चालू कर दिया कि अक्षता बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को टाइम देती है, दैट इज़ नॉट राइट। एंड अक्षता फेल्ट कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, दे आर माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब वो मेरे पास आया और हमने समझा तो हमको ये चीज़ समझ में आई कि सी देयर आर टू प्रॉब्लम्स। वन, अक्षता हैज़ नॉट कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली। दूसरा, राज की फैमिली ने कभी ये कल्चर नहीं देखा है कि उनकी डॉटर इन लॉ अपने पेरेंट्स को इतना टाइम, मनी और जो भी है केयर देती है। और गलत कोई नहीं था, बट जब ये चीजें सामने आई, इनिशियल रेजिस्टेंसेस आए, इवेंचुअली राज की फैमिली को ये चीज समझ में आई कि शी बीइंग अ सिंगल चाइल्ड और उसके पेरेंट्स अभी सीनियर सिटीजन हैं, उसको उनकी जरूरत है और कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो एज अ डॉटर अगर वो उनका ध्यान रख रही है तो इट्स अ गुड क्वालिटी, एंड वॉट एवर शी इज अर्निंग टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पेरेंट्स। और अक्षता को ये चीज समझ में आई कि मैं इसको कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकती थी कि इन लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और कई बार हम इसलिए भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्योंकि हम रिजेक्शन से डरते हैं, बट जब ये कम्युनिकेशंस हुए तो शुरू में कुछ रेजिस्टेंसेस आए, बट इवेंचुअली चीजें बहुत ब्यूटीफुल। अब हम लोग 4 मेजर मिस्टेक्स को समझते हैं जो कपल्स करते हैं, जिसकी वजह से ये पेरेंट और स्पाउस का जो गड़बड़ है वो पूरा क्रिएट होता है। सबसे पहली बात, ओवर प्रायोरिटाइजिंग योर पेरेंट्स। अगर एक नई जिंदगी की शुरुआत में अपने पेरेंट्स को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे और आपके स्पाउस को सेकेंडरी फील होगा तो ऑब्वियसली चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ, उन्हें बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता है ये एक पुराना रिश्ता है, चला आ रहा है और अभी तक ये मजबूत हो जाना चाहिए। पर ये रिश्ता तो नया है, इसकी शुरुआत नहीं है, इसको नर्चरिंग की ज्यादा जरूरत है। अब आप मुझे बताओ कि एक अगर आपके गार्डन में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसको नर्चरिंग की कितनी जरूरत है, और एक नया पौधा जो आपने लगाया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को नर्चरिंग की जरूरत नहीं है, बट अगर पेरेंट्स के नर्चरिंग के चक्कर में हमने इस न्यू प्लांट को नर्चर नहीं करा और निग्लेक्ट कर दिया तो ये जल्दी मुरझा जाएगा। तो हमें ओवर प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज होती है ओवर प्रायोरिटाइजिंग योर पार्टनर। कई बार हम नए रिश्ते के चक्कर में हमारे पार्टनर को इतना प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि हम कल तक हमारे पेरेंट्स के लिए जो कर रहे थे वो बूम एकदम से खत्म होता है, एंड दैट हर्ट्स देम बिग टाइम, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंज, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अडॉप्ट द चेंज। तो ये चीजें ग्रेजुअल होना चाहिए, सबको अपनी अपनी स्पेस मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स को अगर बुरा लगेगा तो कई बार शायद बोल नहीं पाएंगे, और कई बार अगर बोलेंगे तो इतने बुरे तरीके से बोलेंगे कि शायद रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाए। तो हमें यहाँ एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। तीसरी चीज जो हम मिस्टेक जो हम करते हैं वो है अवॉइडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। सी, जब चीजें अलग अलग होंगी, जब पेरेंट्स की थॉट अलग होगी, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ की थॉट अलग होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी। और जैसे ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, इनको आप मिसकम्युनिकेशंस में या मिस्ड कॉन्वर्सेशंस में कन्वर्ट मत होने दीजिए। ये डिफिकल्ट जरूर है पर लॉन्ग टाइम की चीजों को ईज ऑफ कर देगा। कई बार हम बाद की डिफिकल्टी झेल लेते हैं और उस समय की चीजों को इजी करने के चक्कर में, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस आप समय लें, 1 दिन 2 दिन किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लें कि कैसे कम्युनिकेट करना है, पर उन्हें टाइमली कम्युनिकेट करें क्योंकि ये चीज़ें कंपाउंड हो जाएंगी। और चौथी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है लैक ऑफ बाउंड्रीज। कई बार हमें बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, ये पेरेंट्स के लिए मैं करती हूँ या करता हूँ, ये मेरे स्पाउस की जगह है, ये मेरी पार्टनर की जगह है, और इसमें इस टाइम के अंदर मुझे और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज योर स्पाउस बर्थडे, सो नो मैटर व्हाट आपको बाकी सारी चीजें सेकेंडरी रखनी है। या अगर आपके पेरेंट्स का कोई हेल्थ चेकअप डेट है, देन यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर स्पाउस कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू मी। So setting these boundaries is also very important. अब इनको कैसे फिक्स करना है ये समझते हैं। So let us now understand
कि इस पेरेंट्स पार्टनर फाइट को कैसे हार्मनी में लेकर आए और कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करें। तो आई विल गिव यू सम सॉल्यूशंस टू ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स दैट अकर बिटवीन पेरेंट्स एंड पार्टनर्स। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेट क्लियरली। हमारे पता है इंडियन रिश्ते बहुत सारी बार अजम्पशंस पे चलते हैं। बिल्कुल अज्यूम मत करिए कि आपके पार्टनर को समझना चाहिए था, आपके पेरेंट्स को समझना चाहिए था। ये जो अजम्पशन है ना, ये बहुत समय खा जाता है। तो क्लियर कम्युनिकेशन करिए। नंबर टू इज सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आप क्लियर कर दीजिए कि क्या टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं। क्या आपके पेरेंट्स को फाइनेंसेस में बोलना अलाउड है या नहीं, या आपके फैमिली टाइम में उनको कितना इन्वॉल्वमेंट अलाउड है, या आपके पेरेंट्स को अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको स्पाउस के साथ वो चीज़ क्लियर करिए कि मेरे जीवन में ये इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। इन बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जब भी बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं इवेंचुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर। नंबर थ्री इज क्रिएट इक्वल क्वालिटी टाइम। योर पेरेंट्स शुड नॉट फील कि आपने उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं दिया, और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड शुड नॉट फील कि आपने उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं दिया। अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं पर उन्हें वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो शायद इस चीज़ का महत्व नहीं होगा, और एक दिन बहुत कुछ करने के बाद हो सकता है आपके पेरेंट्स उठा के बोल देंगे तुमने मुझे टाइम नहीं दिया या तुमने मेरे लिए क्या किया, एंड वाइस वर्सा। मे बी योर स्पाउस कैन ऑल्सो से दैट। सो आप प्लान करिए कि हफ्ते में, महीने में, वॉट एवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, देन दे शुड ऑल्सो गेट क्वालिटी टाइम, मे बी डेली और वीकली, वॉट एवर। आप उनको कहीं बाहर घुमाने लेके जाइए ताकि उन्हें ऐसा ना फील हो, बैलेंस्ड फील हो। सेम अप्लाइज विथ योर स्पाउस, कि ऐसा आपके स्पाउस को कभी भी फील नहीं होना चाहिए कि समय पेरेंट्स को ज्यादा मिल रहा है और मुझे वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट योर स्पाउस पब्लिकली। इंडियन सोसाइटीज में बहुत ये कल्चर है कि हम हमारे पार्टनर को क्या बोलते हैं कि अरे अभी सबके सामने सुन लो, और अकेले में जाके हम उन्हें प्यार करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझ रही थी या मैं समझ रहा था, और देखो वो तो बड़े हैं। नो, पिक दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली दैट यू नीड टू सपोर्ट एंड फेवर योर स्पाउस पब्लिकली। नहीं तो आपके पेरेंट्स उन्हें हमेशा दबाते ही रहेंगे। आपके पेरेंट्स को सबके सामने ये चीज पता होना चाहिए कि ये बंदा या बंदी अपने स्पाउस के लिए खड़ी है और ये उसका मत है। नहीं तो आपके पेरेंट्स कंफ्यूजन में रहेंगे कि सामने के सामने आपने उन्हें प्लीज करने के लिए तो उनका साइड ले लिया, बट अंदर से आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को रूम में जाके बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिस इज नॉट डन। व्हाट इज इनसाइड शुड बी आउटसाइड। हो सकता है आपके पेरेंट्स को उस समय बुरा लगे, बट इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड एंड योर स्पाउस विल ऑल्सो फील रिस्पेक्टेड। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड कंपेयरिंग। आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके फादर अलग हैं, आपके स्पाउस अलग हैं, तो कभी भी ये कंपैरिजन करना कि मेरी मम्मा तो ऐसे करती थी, तुम ऐसे करते थे, या मेरे पापा तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करते हो, ये रिलेशनशिप में क्लैश लेकर आता है। हो सकता है कि आपके स्पाउस का आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बट आपका जो कंपैरिजन है ये उनके बीच में एक डिस्टेंस और रेजिस्टेंस पैदा कर देते हो। स्टॉप कंपेयरिंग। हर जगह हर रिश्ते की अपनी वैल्यू होती है, उसको आप कभी भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। सो अब आपको समझ में आया कि एट द एंड ऑफ द डे मैरिजेस इज अबाउट पार्टनरशिप एंड दे इन्वॉल्व फैमिली ऑल्सो। तो फैमिली और इस नई कंपेनियनशिप के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना कितना जरूरी है। आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो आपके पास्ट से आए हैं और आपके फ्यूचर में रहेंगे, पर आपका जो लाइफ पार्टनर है ये अलग रिश्ता है, ये एक नई कंपेनियनशिप है, ये एक नई जनरेशन को पैदा करने वाला है। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इन्हें कभी भी आप मर्ज ना करें। इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, उसे बिल्कुल अहमियत दें, क्योंकि कल का पास्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके फ्यूचर को खराब कर दे, और फ्यूचर पे फोकस इतना नहीं होना चाहिए कि हम पास्ट के लिए जो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, वो हम ना करें। सो लेट्स अंडरस्टैंड द 3 मेजर टेकअवेज जो हमें इस वीडियो से मिलते हैं, जो हमने आज सीखा। नंबर 1, पेरेंट्स और पार्टनर्स और स्पाउसेस जो हैं वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ज़िंदगी में। उनको मर्ज नहीं करना है, उनको कंपेयर नहीं करना है। सबकी अपनी अपने स्थान है, अपनी अपनी जगह है, उनको इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करना है और किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, सेटिंग बाउंड्रीज इज नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द फ्लरिशिंग रिलेशनशिप्स फर्दर। फ्यूचर में अगर आप अच्छा चाहते हो, आज बाउंड्री सेटिंग से बिल्कुल भी मत डरिए। एंड नंबर 3 इज क्लियर कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन गैप्स रहेंगी तो इवेंचुअली वो चीज़ें दरारें बनेंगी और चीज़ें बिगड़ेंगी। तो आज ही आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करिए, किसी थेरेपिस्ट की मदद लीजिए, अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करिए, मगर कम्युनिकेशन रिश्तों में सुधारिए।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, किस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में रिलेट कर पा रहे हो और क्या चेंज करने वाले हो, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा समझ में आई। मैं कमेंट्स में पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।